चलिए दोस्तों, तो आगे के 3 और इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। पहले देखेंगे इसके अंदर हम डेफिनेशनल सेक्शंस, सेकेंडली फिर देखेंगे इलस्ट्रेशंस का मीनिंग क्या होता है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है, और फिर लास्ट में देखेंगे प्रोवाइजो। जब हम प्रोवाइजो देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एक डिफरेंस का भी पॉइंट दिया हुआ है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि प्रोवाइजो में, एक्सेप्शंस में और सेविंग क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन। चलिए सर, शुरू करते हैं डेफिनेशनल सेक्शन से या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस से। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अब काफी सारी रिपीटेशंस होगी जो कि आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है और आपको उसकी भली भांति नॉलेज है, बट कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल का पार्ट है तो एक बार दोबारा से रिपीटेडली देखेंगे। बट बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है बट बहुत इजी कंटेंट है क्योंकि रिपीटेशंस चल रही है यहाँ पे काफी सारी। नाउ बात करते हैं डेफिनेशनल सेक्शंस की। तो आपको पता है भाई साहब, कोई भी एक्ट होता है ना, तो हर एक एक्ट के अंदर इन जनरल सेक्शन 2 के अंदर या फिर आपने देखा है सेक्शन 3 के अंदर भी डेफिनेशंस दी जाती है बहुत सारी। क्यों दी जाती है सर डेफिनेशंस? तो डेफिनेशन इसलिए दी जाती है कि उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उन वर्डों को कई बार यूज किया जाता है। सही बात है, अगर किसी भी एक्ट के अंदर किसी वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल ऑडिटर को, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को, जब हम कंपनीज एक्ट में बहुत बार यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यार हर जगह पे इसकी मीनिंग डालेंगे, इससे अच्छा है कि एक डेफिनेशनल सेक्शंस बनाते हैं और उसके अंदर जो भी इस टाइप के वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हुए सबको डिफाइन कर देते हैं। और जब हम डिफाइन कर देंगे तो जो भी व्यक्ति को दिक्कत आएगी वो इसमें जाके उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लेगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये डेफिनेशनल सेक्शन जनरली होता है जो कि आपको इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। और अगर ये डेफिनेशनल सेक्शन डला हुआ है किसी भी एक्ट के अंदर तो उस केस में कोर्ट अपनी मीनिंग नहीं डाल सकता। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब, अगर डेफिनेशनल सेक्शन किसी एक्ट ने दे दिया है तो आपको उसी सेक्शंस को रेफर करना पड़ेगा, उसी के थ्रू जो मीनिंग निकल रही है उसी से कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। इवन दो कोर्ट भी वहां पे उन सेक्शंस को, उन डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं कर सकता, अनलेस अदरवाइज की कोई रिपग्नेंट कंटेक्स्ट हो, तो वो तो अलग बात हो गई। बट इन जनरल कोर्ट को भी उसी को फॉलो करना है, उसको भी इग्नोर करने की पावर नहीं दी गई है। तो ये चीज आपको पता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे 3 टाइप की वैरायटीज को, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जहां पे आप जनरली बात होगी कि सर मींस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स होता है तो मतलब क्या होता है, मींस और इंक्लूड दोनों होता है तो क्या मतलब होता है, अगर कोई एम्बिगियस डेफिनेशन निकल के आ जाए तो क्या होगा, अगर सब्जेक्ट के कॉन्ट्ररी में कोई डेफिनेशन है तो क्या होगा। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस है जो कि इसी पार्ट के अंदर आगे चलेगी। फिलहाल इतना समझते हैं और इतने की रीडिंग लगाते हैं। द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू एम्बॉडी इन अ स्टैट्यूट इटसेल्फ। कह रहा है लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि भाई साहब वो स्टैट्यूट के अंदर डाल सके किस चीज को, डेफिनेशंस को ऑफ इट्स लैंग्वेज, एंड इट इज क्वाइट कॉमन टू फाइंड इन दी स्टैट्यूट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, बहुत साधारण सी बात है कि किसी भी स्टैट्यूट्स के अंदर आप आराम से ढूंढ सकते हो कि हाँ जी यहां डेफिनेशन दी हुई है सारी की सारी, वहां देख लो कि आपको किस डेफिनेशन की जरूरत है। Of a certain words and expression used in the body of the statute. When a word or phrase is defined, अगर किसी word को या phrase को define कर दिया गया है having a particular meaning in the enactment, it is that meaning alone. मतलब वहां पे आप चौधरी नहीं बन सकते, आप और मीनिंग नहीं घुसा सकते हो अगर उसको डिफाइन कर दिया हुआ है तो, which must be given to it in interpreting a section of the act unless, शर्तें लागू, क्या, there be anything repugnant in the context, जो भी आपका कंटेक्स्ट है उसमें कोई रिपग्नेंसी है तो उस केस में आप कोई और मीनिंग को भी एनालाइज वहां पे कर पाओगे, उसकी एनालिसिस भी डाल पाओगे। बट अगर एक साधारण बात चल रही है, कोई भी कंटेक्स्ट के अंदर रिपग्नेंसी नहीं है, तो उस केस में जो मीनिंग डिफाइन करके आपको एक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई है आपको वो पर्टिकुलर मीनिंग ही यूज करनी पड़ेगी। The court cannot ignore the statutory definition. अगर कोई डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई है तो उसको कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता, and try and extract what is considered to be the true meaning of the expression independently of it. मतलब कि ट्रू मीनिंग की खोज में कोर्ट को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जाने का कोई अधिकार नहीं है अगर कोई भी डेफिनेशन ऐसी है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है उस एक्ट के अंदर। ठीक है सर, पर्पस क्या हुआ इस डेफिनेशनल क्लॉज का, क्यों ऐसा डाला जाता है? तो इसके 2 जनरल पर्पस हैं। क्या, पहला कि भाई साहब एक प्रकार का ये की प्रोवाइड करेगा, अगेन वही इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा, तो प्रोवाइड अ की टू दी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनैक्टमेंट, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शॉर्टन द लैंग्वेज। ये आपने पहले भी देखा है, जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट था तो उसका ही पर्पस था कि भाई साहब लैंग्वेज को शॉर्टन करने के लिए, कि और एक्ट में अगर बहुत सारे एक्टों में रिपीटिशंस हो रही हैं तो उसको एक जगह बटोर कर डाल दिया जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। वैसे ही किसी अगर एक एक्ट के अंदर किसी वर्ड या फ्रेज को कई बार यूज किया जा रहा है तो उसको कहते हैं कि भाई साहब एक अलग जगह पे पटक दो, उसको डेफिनेशनल सेक्शंस के अंदर डाल दो, ताकि लैंग्वेज बार बार रिपीट ना करनी पड़े और रिपीटिशंस अवॉइड होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा एक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, और अगर एक्ट छोटा हो जाता है तो वो सामने वाले को आसान लगता है।
ठीक है सर। टू, शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द इनएक्टिंग पार्ट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशंस। ऑब्वियसली बात है कि चीज को बार बार डिफाइन करेंगे तो रिपीटेशंस होंगी और हमारा लैंग्वेज जो होगा वो बड़ा होता जाएगा। ऑफ द सेम वर्ड्स कंटेन्ड इन द डेफिनेशंस पार्ट एवरी टाइम द लेजिस्लेचर वांट टू रेफर द एक्सप्रेशंस कंटेन्ड इन द डेफिनेशंस। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। इसी को यहां पे पिक्चराइज कर दिया गया कि भाई साहब पहला काम करता है की प्रोवाइड करने का, दूसरा काम करता है शॉर्टन करने का लैंग्वेज, ताकि रिपीटेशंस को अवॉइड किया जा सके। अब तीन इसमें अंदर मतलब इसके अंदर तीन सिचुएशंस हैं अलग अलग, जिसको आपको समझना है इस हेडिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेफिनेशन में बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग हेडिंग्स। मतलब जो डेफिनेशन दी होती हैं उसको तीन प्रकार से उसका यूज किया जाता है। तीन प्रकार से में पहला आता है आपका रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जिसके अंदर आप देखते हो कि भाई साहब अगर मीन्स है, अगर मीन्स वर्ड है तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब उसके अंदर वो एग्जॉस्ट कर दिया गया, उसके अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो, जो लिखा है दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना आपको। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है जहां पे वो इंक्लूड से शुरू होता है, मतलब कि उसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो अलाउड है, कुछ बातें लिख दी है और इससे मिलती जुलती कुछ बातें आप और भी सोच सकते हो और वो आपको परमिशेबल है। ठीक है सर। दूसरा होता है एम्बिगियस डेफिनेशन, वो डेफिनेशन जो कि एम्बिगिटी क्रिएट कर रहा है, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है, या फिर आप उसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, हर एक सिचुएशन के अंदर उसकी अलग मीनिंग निकल के आ जा रही है। मतलब कि डिफाइन तो कर दिया गया एक वर्ड को, सपोज करो एक वर्ड है ट्री, उस वर्ड को एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया, लेकिन जब उसको अलग अलग प्रोविजन के अंदर पढ़ रहे हैं तो हर जगह पे उसकी अलग अलग मीनिंग निकल के आ रही है प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करें, इस डेफिनेशन को अगर फॉलो करेंगे तो बड़ी एम्बिगिटी सी हो रही है। तो उस केस में कहा जाता है कि जो प्रोविजन कहना चाह रहा है उस प्रोविजन को पकड़ो, इस डेफिनेशन सेक्शन के पीछे इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैरी कंटेक्स्ट। अगर कंटेक्स्ट ही कॉन्ट्रैरी है तो उस केस में डेफिनेशंस के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, तो वो हम समझेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। तो ये तीन टाइप की सिचुएशंस है जो कि डेफिनेशंस की कंस्ट्रक्शन में यूज में आती है। पहला है रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव, ये आपको पहले से ऑल्दो पता है, ये हमने जनरल क्लॉजेज एक्ट में बहुत डीप में पढ़ा था, उसी को थोड़ा शॉर्ट में यहां पे दे दिया गया है। क्या कह रहे हैं, द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द डेफिनेशन सेक्शन में ईदर बी रेस्ट्रिक्शन, या तो वो रेस्ट्रिक्टिंग होगा ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग, और मे बी एक्सटेंसिव ऑफ द सेम, या तो रेस्ट्रिक्टिंग होगा या तो एक्सटेंसिव होगा। When a word defined to mean, अगर वर्ड की डेफिनेशन जो है वो मीन से शुरू हो रही है, सच एंड सच द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी रेस्ट्रिक्टिव, मतलब प्राइमा फेसी उसको माना जाता है कि वो एक प्रकार का रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। एंड एग्जॉस्टिव, वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब कि भाई साहब जो मीनिंग निकल के आ रही है उस वर्ड से उतने में ही आपको रेस्ट्रिक्ट रह जाना है, उसके बियॉन्ड जाके नहीं सोचना, उसमें कोई भी एडिशन वगैरह नहीं करनी है, अलाउड नहीं है। To that given in the definition section, but where the word is defined to include, अगर define हो रहा है include word के साथ, such and such the definition is prima facie extensive, तो उसको कहा जाता है कि ये एक तरीके का extensive definition है। Here the word defined is not restricted, मतलब जो word यहाँ पे define किया गया उसमें कोई restriction नहीं है, आप उसके अंदर और words भी add on कर सकते हो, although similar nature के ही होने चाहिए। To the meaning assigned to it, but has extensive meaning which also include the meaning assigned to it in the definition section। ठीक है सर। आगे देखते हैं, अगर कोई डेफिनेशन ऐसा है जिसके अंदर मीन्स एंड इंक्लूड दोनों लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मीन जीत जाएगा, इंक्लूड हार जाएगा। ऐसा समझना है आपको कि किसी डेफिनेशन के अंदर अगर मीन्स और इंक्लूड दोनों लिखा हुआ है तो उस केस में मीन्स जीतेगा, इंक्लूड जो है वो हार जाएगा, मतलब मीन्स की बात चलेगी और वो हमारा रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, एग्जॉस्टिव कहलाएगा। इसको कुछ इस तरीके समझते हो जैसे शेयर्स की डेफिनेशन आपकी शुरू होती है मीन से, उसकी डेफिनेशन लिखी है और एंड में लिखा होता है इंक्लूड्स स्टॉक। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भाई साहब मीनिंग तो इसकी ये है, एक चीज छूट रही थी हमने उसको अलग से जोड़ दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम और चीजें जोड़ोगे, जितना लिख दिया दैट इज सफिशिएंट। तो इसलिए मीन्स वाली और इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन को भी हम मीन्स मान के चलते हैं, मतलब एग्जॉस्टिव मान के चलते हैं। लेकिन अगर मीन वर्ड ना यूज हो रहा हो, उसकी जगह पे आ रहा हो टू अप्लाई टू या फिर इंक्लूड, तो उस केस में आप उसको क्या मानते हो, एक्सटेंसिव मानते हो, क्योंकि मीन नहीं लिखा दैट मीन एग्जॉस्टिव नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। इसी का एक एग्जांपल है जैसे कि कई सारी जगहों पे वर्ड यूज किया जाता है एनी। अगर किसी डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है एनी, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनी भी क्या है, एक प्रकार का, एनी का मतलब क्या हुआ, कोई भी, कैसा भी, किसी भी प्रकार का। तो ये अगेन आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप इससे मिलती जुलती चीजें आप यहां पे जोड़ सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं दी जा रही हैं। तो वही चीज कह रहा है, द यूजेस ऑफ वर्ड एनी इन द डेफिनेशन कनोट्स एक्सटेंशन फॉर any is a word for every wide meaning and prima facie the use of it excludes limitation, मतलब कि जब ये हम इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं होगी, क्योंकि लॉ में ही लिख दिया any। ठीक है सर। नाउ आगे देखते हैं, it has been universally accepted principle that where an expression is defined in the act, ठीक है,
ये चीज हम पीछे देख चुके हैं कि भाई साहब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल है कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर डिफाइन कर दिया गया है एक्ट के अंदर तो क्या आप उसी को यूज करोगे या कोई और डेफिनेशन ढूंढ के लाओगे? ऑब्वियस सी बात है उसी को यूज करेंगे। इट मस्ट बी टेकन टू हैव थ्रू आउट द एक्ट दैट द मीनिंग असाइन टू इट बाय द डेफिनेशन अनलेस, लेकिन आप किसी और को ढूंढ सकते हो तभी जब कोई ना कोई रेपग्नेंसी क्रिएट हो रखी हो इन रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। जिस मुद्दे में बात कर रहे हैं उस मुद्दे में वो डेफिनेशन सेट नहीं बैठ रहा है, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी एम्बिगिटी आ रही है, तो उस केस में आप दूसरी मीनिंग को भी रेफर कर सकते हो, बट इन जनरल सेंस आपको उसी मीनिंग को वहां पे यूज करके चलना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ लीज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 क्लॉज सी of the Stamp Act 1899 has been widely construed to cover transaction for the purpose of Stamped Act, which may not amount to lease under the section 105 of the Transfer of Property Act 1882। मतलब क्या हुआ कि सर जी अगर लीज को डिफाइन किया गया स्टैंप एक्ट के किसी सेक्शन के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है स्टैंप एक्ट के सभी ट्रांजैक्शंस में उसको कवर किया जाएगा, उसकी मीनिंग को समझा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीज वर्ड अगर किसी और एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया होगा तो उसकी मीनिंग भी सेम निकलेगी। इंक्लूसिव है, ठीक है सर, इंक्लूड करो उसको, सभी उसी पर्टिकुलर एक्ट में कर पाओगे, लेकिन किसी और एक्ट में आप नहीं झांकोगे अनलेस अदरवाइज उस एक्ट के अंदर स्पेशली चीख चीख के ये बात बताई गई हो। ठीक है। वैसे एक और यहां पे एग्जांपल दिया गया है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। मतलब वहां पे एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई और उसमें डिफाइन किया गया पर्सन को। तो आपको पता है कि इन जनरल अगर पर्सन में लिख दिया जाता है कि भाई साहब पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा और कंपनीज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एओपी बीओआई इस टाइप के लोग भी इंक्लूड होंगे, तब तो इंक्लूड होते ही हैं। लेकिन अगर पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूसिव है और अगर ये चीज नहीं भी लिखी हो कि भाई साहब इसके अंदर कंपनी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो ये माना जाता है कि इस पर्सन की डेफिनेशन में कंपनीज भी इंक्लूड होंगी। तो इट हैज बीन हेल्ड टू इंक्लूड अ कंपनी। क्यों? ऑल्दो इट इज नॉट स्पेशली नेम्ड देयर इन, ऑल्दो कि पर्सन की डेफिनेशन में अलग से लिखा नहीं है, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन शुरू हुई थी इंक्लूड से, तो उसके अंदर माना जाएगा कि कंपनी भी इंक्लूड होगी। एक जनरल सेंस में, एक वाइड सेंस में, एक लार्जर सेंस में ये माना जाता है कि पर्सन का मतलब सभी लोग होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे एओपी हो, चाहे बीओआई हो, तो इसलिए कंपनी को भी वहां इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा केस स्टडी है कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन वर्सेज अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर ना। अब एक और इसी से रिलेशन में आता है कि भाई साहब अगर किसी डेफिनेशन सेक्शन में लिखा हुआ है इज डीम्ड टू इंक्लूड, तो ऑब्वियस सी बात है डीम्ड टू इंक्लूड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये नहीं लिखा होता तो हम ऑब्वियस सी बात है इंक्लूड नहीं करते, बट अगर ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि वो भी इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो वही चीज कहना चाह रहा है, डेफिनेशन सेक्शन में ऑल्सो भी वर्डेड एज, हो सकता है कि डेफिनेशन सेक्शन में ऐसी भी वर्ड यूज किया गया हो, कैसा? इज डीम्ड टू इंक्लूड, विच अगेन इज एन इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। तो अगर ऐसा भी लिखा गया तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका इंक्लूसिव नेचर का ही डेफिनेशन है, इंक्लूड वर्ड को यहां यूज किया गया है। एज सच अ वर्ड्स आर यूज टू ब्रिंग इन बाय अ लीगल फिक्शन समथिंग within the word defined which according to its ordinary meaning is not included therein। मतलब कि अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो हम ऑर्डिनरी मीनिंग के हिसाब से उसको इंक्लूड नहीं करते, बट इसलिए कि यहां पे ये चीज चीख चीख के लिख दी गई है हम उसको भी इंक्लूड करके चलेंगे। इसके ऊपर एग्जांपल है बड़ा बेहतरीन कि अगर मान लो कहा जा रहा है कि इफ ए इज डीम्ड टू बी बी, मतलब कि आपको कह दिया गया कि भाई साहब ए को आपको बी मान के चलना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंप्लायंस ए ने कर दी तो मान लिया जाएगा बी ने भी कर दी, और अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन अगर ए ने कर दी तो भी माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रावेंशन बी ने भी की है। तो सिंपल सी बात है कि अगर समथिंग इज डीम्ड टू बी अदर थिंग तो ऑब्वियस सी बात है एक की कंप्लायंस दूसरी कंप्लायंस बनेगी और एक का कॉन्ट्रावेंशन दूसरे का कॉन्ट्रावेंशन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों लोग एक तरीके से सेम माने यहां पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से डीम्ड वर्ड को भी यूज किया जाता है कि मान लो कि ये बराबर है, मान लो ये इंक्लूड होगा, मान लो ये इसके जैसा है, मान लो ये इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से मान लो वाली बातें होती हैं डीम्ड के अंदर। ठीक है सर। सेकंड फिर पॉइंट देखा था हमने एम्बिगियस डेफिनेशन की, अगर किसी डेफिनेशन के अंदर एम्बिगिटी है तो उस केस में क्या किया जाए। मतलब क्या है कि कोई डेफिनेशन बताया गया आपको डेफिनेशनल क्लॉज के अंदर, सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कोई डेफिनेशन बताया गया, लेकिन जब आप इसको प्रोविजन के अंदर यूज कर रहे हो और इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हो तो प्रोविजन आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव था, जो प्रोविजन का पर्पस था वो यहां पे क्लियर नहीं निकल पा रहा है। तो उस केस में कहा जाता है कि भाई साहब इस वर्ड की डेफिनेशन को आप अलग से ना समझो, उसको इस प्रोविजन में इंसर्ट करते हुए फिर जो मीनिंग निकल रही है
उससे अपना काम चलाओ। मतलब कि अगर एम्बिगियस डेफिनेशन है तो उस केस में उसकी मीनिंग आपको अलग से आइसोलेशन में नहीं पढ़नी है, आपको उसको मर्ज करना है इस प्रोविजन के अंदर, और फिर पूरे प्रोविजन की जो मीनिंग निकल रही है उसको लेके आपको आगे बढ़ना होता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन में इटसेल्फ बी एम्बिगियस, ठीक है सर, एंड सो इट मे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? अदर प्रोविजंस की लाइट में, जहां जहां पे उस डेफिनेशन को यूज किया गया है, एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड, ठीक है ना, उसको एक तरीके से ऑर्डिनरी मीनिंग की तरह उसको लेके चलना पड़ेगा। सच डेफिनेशन इज नॉट बी रेड इन आइसोलेशन, कभी भी उसकी मीनिंग आपको अलग से नहीं निकालनी है, अलग से उसको पढ़ना नहीं है। इट मस्ट बी रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेज विच इट डिफाइंस, मतलब जहां जिस फ्रेज में उसको यूज किया गया है उसके साथ, उसके कंटेक्स्ट के साथ ही आपको उसको पढ़ना होता है। रियलाइजिंग दैट द फंक्शन ऑफ अ डेफिनेशन, ये ध्यान में रखते हुए कि भाई साहब किसी भी डेफिनेशन का क्या फंक्शन होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि वो एक एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करे किसी भी वर्ड को या किसी भी फ्रेज के ऊपर, विच वुड अदरवाइज बी वेग, अगर वो डेफिनेशन नहीं होता या फिर अगर वो एक्यूरेसी सर्टेनिटी अगर प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो वो एक प्रकार से वेग या अनसर्टेन हो जाएगा, बट नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट इट और डिपोज इट ऑल टुगेदर, ठीक है। लेकिन साथ ही में यह भी ध्यान रखना है कि डेफिनेशन का मतलब है एक्यूरेसी सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, अगर नहीं करेगा तो वेग या अनसर्टेन हो जाएगा, लेकिन साथ में यह भी रखना है आपको ध्यान कि कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रही होगी तो उस केस में आपको फिर लीप अप होती करनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक पैराग्राफ है, इसके अंदर कोई एक वर्ड लिखा गया है, तो इस वर्ड की अगर मीनिंग यहां पे अगर जैसी डिफाइन की गई है वैसी यूज करते हो तो ये जो आपका प्रोविजन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन हो जाएगा, मतलब इसकी मीनिंग एक कॉन्ट्राडिक्शन वे में निकल के आ रही है। तो उस केस में कहा जाता है कि इस प्रोविजन को इसका रंग लगा दो, मतलब इसके ऊपर प्रोविजन का रंग चढ़ जाएगा और प्रोविजन के साथ इस वर्ड को ट्रीट किया जाएगा एक सिंगल फ्रेज, और फिर इसके अंदर से मीनिंग निकालने की कोशिश की जाएगी, ना कि इस वर्ड की अलग से मीनिंग जोड़ी जाएगी इसके अंदर। मतलब कि कहीं ना कहीं उस केस में प्रोविजन जो है वो इस डेफिनेशन को ओवरराइड कर जाएगा और एक ऑर्डिनरी सेंस में इस वर्ड की क्या मीनिंग होनी चाहिए वो निकाल के हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा है कैसा कि डेफिनेशन जो है वो एम्बिगियस है। एग्जांपल है इसका बहुत बेहतरीन, उसको समझते हैं जरा। कहा जा रहा है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन एक वर्ड है, लेकिन टर्मिनेशन वर्ड जो है वो दिखाया जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है और उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी डेफिनेशन का सेंस निकल के आएगा। जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ सीजनल वर्कर आफ्टर द वर्क वाज ओवर डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, मतलब अगर सीजनल वर्कर हैं इनकी अगर सर्विस टर्मिनेट की जाती है जब काम पूरा हो जाता है तो ये नहीं माना जाता कि वो एक प्रकार का रिट्रेंचमेंट है, मतलब हमने उनको निकाल दिया, ऐसा उसको ट्रीट नहीं किया जाता। किसके अकॉर्डिंग? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग। केस स्टडी बेस्ड है, अनिल बापूराव करसे वर्सेस कृष्णा सहकारी सखर कारखाना, ठीक है सर। बट लेकिन किंतु टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डेली वेजर, अगर डेली वेजर है उनकी एम्प्लॉयमेंट को अगर टर्मिनेट किया जाता है, हु इज इंगेज्ड इन अ प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, उसको रिट्रेंचमेंट मान लिया जाएगा अगर इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड व्हेन एम्प्लॉयड दैट हिज एम्प्लॉयमेंट विल एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, ये बात अगर उनको पहले नहीं बताई गई थी जब उनको एम्प्लॉयमेंट में रखा गया था, तो उस केस में अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और अगर आप उसको निकालते हो, टर्मिनेट करते हो, तो दैट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ड तो टर्मिनेशन है, यहां भी टर्मिनेशन किया जा रहा है सीजनल वर्कर का, यहां टर्मिनेशन किया जा रहा है डेली वर्कर का, और कुछ अलग कंटेक्स्ट है, कुछ अलग सिनेरियो है, तो बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो इस टर्मिनेशन का मीनिंग निकलेगा, ना कि आप टर्मिनेशन की मीनिंग को पकड़ के बैठ जाओगे भाई साहब टर्मिनेशन का मतलब ये होता है, बात खत्म। नहीं, आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है जहां पे बात की जा रही है, और अगर उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन निकल के आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग निकल के आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रोविजन का सुनना पड़ेगा, ना कि इस वर्ड की मीनिंग को पकड़ के बैठोगे। इसके ऊपर केस स्टडी है आपका SM नीलज कर्व, टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कर्नाटका। ना थर्ड पॉइंट था इसका, डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कंट्रैरी कंटेक्स्ट। तो ये कुछ एम्बिगियस से रिलेटेड ही है, लेकिन इसको तीसरे पार्ट में डिफाइन किया गया, थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंशिएशन है। वो क्या है? व्हेन द वर्ड इज डिफाइंड टू बियर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग, मतलब कि कोई एक वर्ड डिफाइन किया गया लेकिन उसके अंदर कई सारी इंक्लूसिव मीनिंग निकल के आ रही है, मतलब बहुत सारी नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग, बहुत सारी इंक्लूसिव मीनिंग निकल के आ रही है। द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन। तो वैसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि लेट्स से एक वर्ड को डिफाइन किया गया, इस वर्ड से 4 मीनिंग निकल के आ रही है,
इस वर्ड से 4 डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आप देखोगे कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, कौन से पर्टिकुलर प्रोविजन में इस वर्ड को यूज कर रहे हो और इसके अकॉर्डिंग किस मीनिंग को आपको यहां पे अटैच करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द कंटेक्स्ट। कहां से इसको असर्टेन करेंगे? फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन एंड द ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व्ड देयर बाय। उस प्रोविजन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या प्रोविजन के लैंग्वेज को यूज किया गया है और क्या कंटेक्स्ट है उस एक्ट के स्कीम का। तो इसको रिलेट करते हुए आपको प्रोविजन के अंदर उसकी वो वाली मीनिंग से काम चलाना पड़ेगा जो उससे निकल के आ रही है। एम्बिगियस का मतलब समझ में आया था कि एम्बिगियस जो है वो अलग अलग प्रोविजन पे अलग अलग मीनिंग दे रहा है, तो उस केस में आप प्रोविजन की बात सुनोगे। और यहां पे क्या आ रही है कि कोई एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, बहुत सारी इंक्लूसिव मीनिंग देके चल रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा, हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई साहब जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हो, जिस प्रोविजन में उसको यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर्पस के उसको लाया गया था, क्या उसकी लैंग्वेज है और क्या उसका कंटेक्स्ट है। बेस्ड ऑन दैट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उस वर्ड की क्या डेफिनेशन वहां पे लगनी चाहिए। ठीक है सर, तो ये 3 तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया। पूरा का पूरा हमारा डेफिनेशनल पार्ट जो है वो यहां पे कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट जो इंटरनल एड्स है वो है आपका इलस्ट्रेशन। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आपने देखा है कि कई सारे एक्ट्स के अंदर कई सारे सेक्शन को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब कई सारे सेक्शंस के साथ साथ इलस्ट्रेशन दे दिया जाता है ताकि वो अच्छे से समझ में आए लोगों के। और ये एक्ट के अंदर ही दिया जाता है कि कोई एक्ट आया, उसके अंदर कुछ सेक्शन दिए गए हैं और उस सेक्शन को ही क्लियर करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं ताकि वो सेक्शन अच्छे से समझ में आ सके लोगों के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है कि इलस्ट्रेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन। तो नंबर 1 ध्यान देना है कि कभी भी सेक्शन के बाद होता है, सेक्शन के बाद में आता है क्या? इलस्ट्रेशन। तो सेक्शन के बाद में इलस्ट्रेशन आता है, तो इसलिए कहा गया कि भाई साहब जो ये इलस्ट्रेशन है ना, ये सेक्शन का पार्ट नहीं है। अब सेक्शन का पार्ट नहीं, दिक्कत हो जाएगी। पर ध्यान नहीं देना आपको, मतलब यहां पे आपको ये चीज मेंटेन करनी है कि सेक्शन का पार्ट तो नहीं है इलस्ट्रेशन, लेकिन स्टैट्यूट का पार्ट है। मतलब क्या हुआ कि सर ये पूरा हमारा स्टैट्यूट है, लेट्स से ये हमारा एक स्टैट्यूट है, ठीक है सर। अब इस स्टैट्यूट के अंदर कोई एक सेक्शन है और इस सेक्शन का जो इलस्ट्रेशन दिया गया तो कह रहा है कि भाई साहब इस सेक्शन का पार्ट नहीं है, इसके बाहर आएगा ये इस सेक्शन के बाहर आएगा ये इलस्ट्रेशन, लेकिन इस सेक्शन के बाहर आएगा ना, ओवरऑल तो है स्टैट्यूट का पार्ट, रहेगा तो स्टैट्यूट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो इलस्ट्रेशंस होते हैं दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेक्शंस बट ऑब्वियसली दे पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, दे फॉर्म पार्ट इन द स्टैट्यूट, और इसलिए उनको भी यूज किया जाता है किसी भी सेक्शन के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है सर। फिर इसके इलस्ट्रेशन को इसकी औकात बताई गई। कैसे बताई गई? इसको कहा गया कि भाई साहब तुम इलस्ट्रेशन हो, इलस्ट्रेशन ही रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इलस्ट्रेशन, लेट्स सपोज कि एक सेक्शन है, ठीक है ना, सेक्शन कुछ बता रहा है, कुछ चीज कह रहा है, सेक्शन ने किसी चीज को डिफाइन किया, किसी प्रोविजन को यहां पे लिखा। अब इलस्ट्रेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, इलस्ट्रेशन जो है वो इस सेक्शन के कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो बताओ ये इलस्ट्रेशन जो है ये सेक्शन की मदद के लिए था या इसकी दिक्कतें बढ़ाने के लिए था? अब ये देखो कि जो इलस्ट्रेशन को डाला गया था वो किस लिए डाला गया था? वो डाला गया था ताकि वो सेक्शन को समझने में आसानी क्रिएट कर सके, ना कि सेक्शन की मुश्किलें बढ़ा सके। तो अगर ऐसा होता है कि सेक्शन को इलस्ट्रेशन से प्रॉब्लम होने लगती है तो हम कहते हैं कि भाई साहब इलस्ट्रेशन को भूल जाओ, सेक्शन यहां पे ओवरराइड कर जाएगा। मतलब कभी भी इलस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता, हमेशा जो मेन प्रायोरिटी दी जाएगी वो सेक्शन को दी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि इलस्ट्रेशन के थ्रू कभी भी सेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब सेक्शन में जो बात लिख दी गई है उसके बाद इलस्ट्रेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं इसके अंदर ना एक पॉइंट और ऐड होना चाहिए, तो ऐसा ऐड नहीं कर सकते हो, या इसके अंदर कोई चीज डिलीट होना चाहिए, कोई चीज हटाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में इलस्ट्रेशन को बस इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाएगा, ना ही कि किसी भी प्रकार का आप सेक्शन के अंदर उसके थ्रू मॉडिफिकेशन, इनहेंसमेंट या फिर कर्टेलमेंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलस्ट्रेशन। नाउ देख लेते हैं फटाफट से। वी वुड फाइंड दैट मैनी दो नॉट ऑल सेक्शंस हैव इलस्ट्रेशन, मतलब कि बहुत सारे सेक्शंस में इलस्ट्रेशन होता है, सभी में नहीं होता, ये बात भी ठीक है, सब में नहीं होता, लेकिन बहुत सारों में होता है। अपेंडेड टू देम दीज इलस्ट्रेशन फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, मतलब कि ये जो सेक्शन का टेक्स्ट होता है उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद यूज किए जाते हैं। एंड देयरफॉर इसलिए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं। लेकिन किंतु परंतु
इलस्ट्रेशन डू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टैट्यूट का पार्ट तो होते हैं, एंड आर कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंस, इनको एक रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, एंड वैल्यू इन कॉन्स्ट्रूइंग द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, सेक्शन के टेक्स्ट के कंस्ट्रक्शन में इनको प्रॉपर रेलेवेंस, प्रॉपर वैल्यू दी जाती है, इनकी हेल्प से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। However, लेकिन illustration cannot have effect to modify नहीं कर सकता लैंग्वेज को of the section and can neither curtail nor expand, ना उसको कम कर सकता है ना उसको बढ़ा सकता है, किसको, सेक्शन के एम्बिट को, मतलब सेक्शन का जो दायरा है उसको ना ही वो कर्टेल कर पाएगा इलस्ट्रेशन, ना ही उसको एक्सपेंड कर पाएगा। मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि इलस्ट्रेशन जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकता कभी भी किसको, सेक्शन को। वो सेक्शन का बच्चा है, सेक्शन के बच्चे की तरह ही रहेगा और उसको वो हेल्प करेगा, ना कि उसकी दिक्कतों को बढ़ाएगा। ठीक है सर। अब एक एग्जांपल दिया गया है, ऑल्सो बहुत सेंसिबल एग्जांपल नहीं है लेकिन मॉड्यूल का पार्ट है तो एक बार पढ़ के खत्म कर लेते हैं। कह रहा है क्या, इन होल्डिंग दैट Section 73 of the Indian Contract Act 1872 does not permit the award of interest as damage for mere detention of debt, मतलब कि डिटेंशन ऑफ डेट में आपको किसी भी प्रकार का डैमेजेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। द प्रीवी काउंसिल रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट इलस्ट्रेशन गिवन इन द एक्ट, मतलब कोई एक्ट के अंदर इलस्ट्रेशन दिया गया है, कैन बी यूज्ड फॉर अराइविंग एट द कॉन्ट्रैरी रिजल्ट, मतलब कि काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब अगर कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है जो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैरी रिजल्ट दे रहा है, मतलब कॉन्ट्रैरी रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि सेक्शन के अगेंस्ट जाके कोई अगर रिजल्ट दे रहा है ये इलस्ट्रेशन, तो उसको क्या किया जाएगा, एक प्रकार से रिजेक्ट माना जाएगा, उसको यूज आप नहीं करोगे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट नॉर कैन एन इलस्ट्रेशन have the effect of modifying the language of the section which alone forms the enactment, मतलब कि enactment के द्वारा अगर किसी सेक्शन के अंदर कोई लैंग्वेज यूज की गई है तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता कोई भी इलस्ट्रेशन। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। इसी के ऊपर एक और इलस्ट्रेशन है बहुत बेहतरीन, क्या कह रहा है, in a case the Supreme Court took the aid of illustration appended to section 43 of Transfer Property Act 1882 for the conclusion that the said provision applies to transfer of spes succession is and enables the transferee to claim the property provided other condition of the sections are satisfied। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई खास जान नहीं है, इसके अंदर बस इतनी सी बात है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एड ऑफ इलस्ट्रेशन को यूज किया गया, जो सेक्शन के अंदर जुड़ा हुआ था इलस्ट्रेशन, उसको यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भाई साहब ऐसा है कि जो प्रोविजन होंगे ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन वो इनेबल करेंगे ट्रांसफरी को कि वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड, शर्तें लागू क्या है कि भाई साहब जो भी कंडीशंस होंगे उस सेक्शन के वो सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो क्रक्स ऑफ द इलस्ट्रेशन इज दिस कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो सेक्शन से जुड़े हुए इलस्ट्रेशन को यूज करते हुए अपना डिसीजन देती है। ठीक है सर, देती है। साथ ही में उसने ये भी बताया, क्या बताया कि इट इज नॉट बी रेडली एज्यूम्ड दैट एन इलस्ट्रेशन टू अ सेक्शन इज रिपग्नेंट टू इट एंड रिजेक्टेड, मतलब कि कभी भी सपोज करो एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन है, तो कहा जा रहा है कि भाई साहब ऐसा आपको एज्यूम नहीं कर लेना कि ये जो सेक्शन से जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन है ये हमेशा गलत होगा, ये हमेशा एक रिपग्नेंट सिचुएशन क्रिएट करेगा, ऐसा आपको एज्यूम करते हुए इसको रिजेक्ट नहीं कर लेना। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेक्शन के इंटरप्रिटेशन करने जाओगे तो आपकी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि आप इस इलस्ट्रेशन को भी इंटरप्रेट करो और इसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, और अगर समझने के बाद लगता है कि ये कोई रिपग्नेंसी क्रिएट कर रहा है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एज्यूम ही कर लो कि भाई साहब जितने इलस्ट्रेशन होंगे वो सारे के सारे नकली हैं, सारे के सारे गलत हैं और आप उसको रिजेक्ट करते हुए चलो, तो ऐसा करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट है एक्ट का, उसको इतने हल्के में भी आपको नहीं लेना है, उसको यूज करना है। वो तो एक आपको एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बता दी गई है कि भाई साहब अगर इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है तो उस केस में आपको कह दिया गया कि आप ऐसा करना, फिर इसको आप छोड़ देना और सेक्शन की बात मानते हुए आगे इंटरप्रिटेशन कर लेना। ठीक है सर, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन। नाउ लास्ट बात और कर लेते हैं प्रोवाइजो की। प्रोवाइजो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है और बहुत आपको अच्छा लगता है। प्रोवाइजो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कभी भी किसी सिचुएशन में आपको स्पेशल कैटेगरी ऐड करनी हो। स्पेशल कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से मैं कहता हूं कि हर एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, हर एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंपनी में चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही में प्रोवाइजो डाल दिया कि कौन कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी होगी तो उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए,
लिमिटेड कंपनी होगी तो उसका टर्नओवर इतने से ज्यादा होना चाहिए, उसका लोन बोरिंग इतनी होनी चाहिए, उसकी शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोवाइजो है, जो प्रोवाइडेड आप इंसर्ट करते हो, जो आप प्रोवाइजो इंसर्ट करते हो, वो प्रोवाइजो बेसिकली क्या करता है, एक जनरल स्टेटमेंट को स्पेशल बना देता है। मतलब कि उसके अंदर कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशंस आप डाल देते हो, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस क्रिएट कर देते हो जिसके थ्रू अगर किसी ने उसको क्वालिफाई नहीं किया तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मेन प्रोविजन लिखा गया और एक मेन प्रोविजन में आपने नीचे प्रोवाइजो डाल दिया कि प्रोवाइजो है कि भाई साहब ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा इन कैटेगरी के ऊपर, और वो भी जब वो ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो इस टाइप की चीज आप इंसर्ट करते हो तो किसी एक जनरल प्रोविजंस को आप स्पेशल कैटेगरी में लेके जाते हो और उसको स्पेशली एप्लीकेबल करवाते हो। तो वो काम करता है आपका क्या, प्रोवाइजो। तो इसलिए प्रोवाइजो भी एक प्रकार का कंडीशन है। तो कभी भी आपको किसी मेन प्रोविजन को समझना है तो उसका प्रोवाइजो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि प्रोवाइजो के थ्रू ही आप उसके मेन प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। ठीक है सर, देखते हैं फटाफट से। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग, मतलब कि एक्सेप्शन क्रिएट करना आउट ऑफ द इनैक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन द इनैक्टमेंट व्हिच वुड बी विद इन इट्स परव्यू इफ द प्रोवाइजो वुड नॉट देयर। मतलब कि मैंने कह दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में होना चाहिए, अगर प्रोवाइजो नहीं डालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सब कंपनी वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करके बैठेंगे। लेकिन प्रोवाइजो डाल दिया तो उसने क्या किया, एक प्रकार का एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया कि भाई सब सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कुछ एक लोगों पे एप्लीकेबल है। अगर प्रोवाइजो नहीं होता तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता। द इफेक्ट ऑफ द प्रोवाइजो इज टू क्वालिफाई द प्रीसीडिंग इनैक्टमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स विच आर टू जनरल। मतलब एक एक्सप्रेशन लिखा गया, एक ऐसा इनैक्टमेंट डाला गया, एक ऐसा प्रोविजन डाला गया है जो कि बिल्कुल जनरल है, साधारण है कि हर एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की आवश्यकता है, बिल्कुल साधारण डाल दिया गया। अब इसको यूनिक बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है प्रोवाइजो की। As a general rule, a proviso is added to an enactment to qualify और create an exception। ये दो वर्ड आपको यूज करना है कि भाई साहब जनरल रूल है कि प्रोवाइजो को जब ऐड किया जाता है किसी एनैक्टमेंट में तो क्यों किया जाता है, ताकि वो क्वालिफाई कर सके या फिर एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सके टू व्हाट इज इन द एनैक्टमेंट। ऑर्डिनरली अब प्रोवाइजो इज नॉट इंटरप्रेटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल। ऑब्वियस बात है कि जनरल रूल को इंटरप्रेट करने के लिए हम प्रोवाइजो का यूज नहीं करते हैं, पर एक प्रोवाइजो जो है उस जनरल रूल के अंदर एक मीनिंग क्रिएट करता है, तो वो उसका एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है उसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करने के लिए। नाउ कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपको क्या बताता है कि प्रोवाइजो टू अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट ओनली एम्ब्रेसेस द फील्ड विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन। बहुत अच्छी बात कह गया, देखो क्या कह रहा है कि ये एक मेन प्रोविजन है, ठीक है, इस मेन प्रोविजन का एक प्रोवाइजो डाला गया। अब ये जो प्रोवाइजो डाला गया तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये किसी चीज को यहां पे छांट रहा है, किसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, किसी चीज की एप्लीकेबिलिटी बता रहा है, तो वो इसी मेन प्रोविजन की बताएगा या पूरे एक्ट में से किसी की प्रोविजन की बता देगा। खुद सोचो कि अगर इस मेन प्रोविजन का प्रोवाइजो डाला गया है तो जो भी क्वालिफिकेशन क्रिएट की जा रही है वो इसी मेन प्रोविजन में की जाएगी, किसी और के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इट कार्व आउट एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन टू विच इट हैज बीन इनेक्टेड। जिस मेन प्रोविजन के लिए इसको इनेक्ट किया गया है उसी में एक्सेप्शन कार्व आउट करेगा एज अ प्रोवाइजो एंड टू नो अदर्स। किसी और प्रोविजंस के ऊपर इसकी कोई लेनी देनी नहीं है, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। राम नारायण सन लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स का केस स्टडी ये बात कहता है। नाउ अब आपको इसके अंदर साथ ही में जरूरत पड़ जाती है डिस्टिंक्शन समझने की कि प्रोवाइजो में, एक्सेप्शन में और सेविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो बहुत प्यारे तरीके से यहां बताया गया है, फटाफट से देख लेते हैं। देयर इज सेड टू एग्जिस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस वर्डेड एज प्रोवाइजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। ये जो तीन वर्डिंग है इनके बीच में एक क्लियर डिफिनेशन डिस्टिंक्शन है, उसको आपको समझना है। क्या कह रहा है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर केस से किसी को रेस्ट्रेन करने के लिए, बचाने के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि एक सेक्शन है आपका कोई सा भी कंपनीज एक्ट का जो कहता है कि भाई साहब ये चीज जो होगी ना ये हर एक कंपनी को करनी होगी, और फिर नीचे एक्सेप्शन लिख दिया जाता है और एक्सेप्शन में कहा जाता है कि ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, या फिर ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा ओपीसी के ऊपर, या फिर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। तो ये इसने क्या किया, ये इसने कोई पर्टिकुलर केस से रेस्ट्रेन कर लिया, किसी को बचा लिया किसी को, तो वो है बेसिकली एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज इंटेंडेड टू रेस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू अ पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस से इनेक्टिंग क्लॉज को बचा लेना, वहां से उसको दूर कर देना, हटा देना, उनकी एप्लीकेबिलिटी को गायब कर देना, वो काम करता है आपका एक्सेप्शन। Proviso is used to remove special cases from general enactment and provide for them specially। तो ये चीज क्या आई कि प्रोवाइजो बेसिकली क्या करता है कि स्पेशल केसेस, मतलब जनरल एनैक्टमेंट के स्पेशल केसेस को हटाते हुए उसको स्पेशली
एप्लीकेबिलिटी लेके आता है। इसका एग्जांपल वही हो गया जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबिलिटी तब होगी जब कंपनी का टर्नओवर इतना होगा, जब कंपनी का नेटवर्थ इतना होगा, जब कंपनी की लोन्स एंड बोरिंग इतनी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइजर में उसने कुछ ऐसे कंडीशंस को डाल दिए, कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस को डाल दिए जिसको कि पूरा आपको करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो पाएगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सेविंग क्लॉज बिल्कुल ही डिफरेंट है। सेविंग क्लॉज बात करता है कि अगर आपको किसी क्लॉज को बचाना है, सेव करना है, उसको प्रिजर्व करना है, ताकि जो उसके राइट्स हैं, उस क्लॉज के रेमेडीज हैं, उसके जो प्रिविलेजेस हैं जो कि आज के टाइम पे हैं, वो खराब ना हो, वो हट ना जाए, कोई और एक्ट, कोई और प्रोविजन, कोई और सेक्शन उसकी ऐसी तैसी ना कर दे, तो उस सिचुएशन में आप सेविंग क्लॉज डालते हो। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आपने एक क्लॉज डाल दिया और उस क्लॉज के अंदर लिख दिया कि इस सेक्शन को किसी और सेक्शन के द्वारा किसी और सेक्शन से कभी रिलेट नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी इस सेक्शन के कॉन्ट्रेडिक्टरी कोई सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में हमेशा ये सेक्शन जो है वो प्रिवेल करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्लॉज को अगर आप इंसर्ट करते हो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम पे एग्जिस्टिंग कोई राइट्स दे रहे हैं, कोई रेमेडीज या कोई प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो वो हमेशा बना रहे, वो बिगड़ ना जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन ना आ जाए। जैसे कि अगर कोई फार्मर एक्ट है, फार्मर रिलेटेड एक्ट है, और उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कि फार्मर्स को ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके अंदर सेविंग क्लॉजेस का यूज किया जा सकता है, ताकि कल को कोई और एक्ट आके उन प्रिविलेजेस को, उन राइट्स को, उन रेमेडीज को दूर ना कर दे, हटा ना दे। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको मेंटेन करनी होती है तो वहां पे हम सेविंग क्लॉजेस का यूज करते हैं। चलिए, तो हमने यहां तक में, अब मैंने फर्स्ट पार्ट में 4 एड्स कवर किए, अब हमने 3 एड्स कवर किए, टोटल मिला के हमारे 7 एड्स अभी तक में कंप्लीट हो जाते हैं। रिमेनिंग जो 3 एड्स हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही चुन्नू मुन्नू, बहुत ही छोटे मोटे से हैं, उसको हम लास्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, तब जाके आपका इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं उसके लिए अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।